समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार, शुभ संध्या। रविवार का दिन है और एक बार फिर हम आपसे मिलने आ पहुंचे हैं। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। मैं हूं चंद्रिका जोशी। पूर्वोत्तर के सुदूर राज्यों में आइए चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ नया है और क्या ताजा गतिविधियां हैं। सबसे पहले त्रिपुरा चलते हैं। त्रिपुरा के बायो विलेज की अवधारणा और उसके प्रति लोगों के ईमानदार प्रयासों की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने स्वयं त्रिपुरा के लोगों को बायो विलेज की सफलता का श्रेय देते हुए उनकी प्रशंसा की है। त्रिपुरा के कुछ गांवों ने बड़ी अच्छी सीख दी है। आप लोगों ने बायो विलेज तो जरूर सुना होगा। बायो विलेज 2 में इस बात पर जोर होता है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कैसे कम से कम किया जाए। इसमें विभिन्न उपायों से लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर पूरा ध्यान दिया जाता है। त्रिपुरा में वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री अंजन सेनगुप्ता की जैविक गांवों के निर्माण की अवधारणा थी और उन्हीं ने मूल रूप से अपनी इस सोच को और इस काम को बखूबी साकार रूप दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं मिस्टर अंजन सेनगुप्ता। So he is the man behind the concept of setting up of BioVillage 2.0 in the state. ये कॉन्सेप्ट जो है आपने कैसे डेवलप करने का सोचा था? एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेरा जहन में तब आया जब मैं इस तरह का प्रोजेक्ट में कर रहा था, तो मुझे महसूस हुआ कि उस सब प्रोजेक्ट में कुछ कमियां हैं। तो ये कमियां को दूर करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना एक संपूर्ण ऐसा प्रोजेक्ट किया जाए जिसमें जो कमियां हमने देखे तो उसको भी हम पूरा कर पाए। तो इस सोच को सामने रखते हुए बायो विलेज 2.0 का जो कॉन्सेप्ट है इसको डेवलप किया गया है। तो इस बायो विलेज प्रोजेक्ट एंड देन बायो विलेज 2.0 में क्या क्या डिफरेंसेस है? अच्छा, हम जो प्रोजेक्ट तब कर रहे थे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग रिलेटेड था और एक ही साथ में कुछ पॉलिनेशंस का रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो ऐसे में जो बायो विलेज का कंसेप्ट है ये हमारा देश में काफी पुराना है और इस कंसेप्ट में क्या किया जाता है कि जैविक कृषि का ऊपर जोर दिया जाता है, जिसमें कि एक गांव में जो भी बायो विलेज होता है उसमें जैव कृषि किया जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है। लेकिन इसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। क्या प्रॉब्लम्स है कि हम अभी भी हमारा देश में जो है हमारा मानसून का ऊपर हम लोग पूरे तरीके से डिपेंडेंट है। तो हमने एक ऑर्गेनिक विलेज बनाया, इसका सब कुछ ठीक तरह से किया, इसका बाद कुछ भी नेचुरल डिजास्टर जैसे हुआ तो उसमें इसका बर्बादी हो सकता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए दिस बायो विलेज 2.0 को डेवलप किया गया। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग एक मुद्दा है, लेकिन इसका साथ में काफी सारे और मुद्दे हैं जो कि एक एंटरप्राइज का फेलियर होने का बाद भी दूसरा एंटरप्राइज इन लोगों को सपोर्ट दे सकता है। जैसे कि जो फार्मर्स या विलेजर्स है उनको क्या लगेगा कि एक एंटरप्राइज का अगर उसमें फेलियर बना तो बाकी एंटरप्राइज से वो इनकम कर सकता है। तो इस सब को जहन में रखते हुए हमने जो अहम बातें और अहम मुद्दे जो इसमें हमने चुना है उसमें 2-3 इश्यूज का बारे में मैं जरूर बात करूंगा। इसमें पहला है कि हम ऐसा जो कंपोनेंट है इसको चुने जिसमें कुछ है जो हमारा जो खर्चा होता है, खर्चा का बचाव होता है उसमें, और कुछ ऐसा कंपोनेंट्स होगा जिसमें हमको इनकम जनरेशन मिलेगा, मतलब आय का वृद्धि होगा। तो इसको मतलब जहन में रखते हुए ये कंपोनेंट्स को चुना गया है। कंपोनेंट्स के बारे में भी थोड़ा इलाबोरेटली आप हमें बताइए। बेनिफिशियरीज को बायो विलेज 2.0 का अंडर में उन लोगों को हमने एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूब लाइट और 5 स्टार रेटेड फैंस ऐसा हमने दिए हैं। फिर दूसरा जो है वो है आपका जिसका घर में कैटल्स है, तो कैटल रहने से उनको हमने बायोगैस यूनिट दिया है। फिर तीसरा जो कंपोनेंट है वो है जो अभी खेती बाड़ी में इंटरेस्टेड है उन लोगों को हमने क्या किया, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड और बाकी जो एग्रीकल्चर का इनपुट्स है वो हमने दिया है जो ऑर्गेनिक इन नेचर है, जो कि हमारा बायो विलेज जो ट्रेडिशनल है उसका वन ऑफ द और द मेन कंपोनेंट्स है। फिर जिस घर में अपना महिलाओं को मशरूम करने का इच्छा है तो उनका इच्छा का अनुसार हमने उन लोगों को पूरे बरस के लिए मशरूम का स्पॉन्स और बाकी ट्रेनिंग वगैरह वगैरह सब कुछ हमने देते हैं। इसका बाद जिसका पास जो पानी है मतलब वाटर बॉडीज है उनको क्या करते हैं, फिश फिंगरलिंग, जनरली आईएमपी इंडियन मेजर कार्प और इसका साथ रेशन और जो मेडिसिन ये सब हम दिलाते हैं। फिर दूसरा कंपोनेंट है एनिमल रिसोर्स कंपोनेंट। इस एनिमल रिसोर्स कंपोनेंट का 2 भाग है। एक में है हम लोग डकरी या चिक्स, लेयर चिक्स,
और डाकरी में जो हंस का बच्चा जो देता है वो खाकी कैम्बेल का होता है, तो ये दिया जाता है, साथ में राशन भी दिया जाता है और मेडिसिन भी दिया जाता है। फिर और एक कंपोनेंट है आइदर पिगरी और गोटरी। तो गोटरी में हम लोग जो ब्लैक बेंगल ब्रीड है वो देते हैं और पिगरी में लार्ज हैम्पशायर जैसा अच्छा ब्रीड है, इसको दिया जाते हैं। फिर ये कंपोनेंट का बाद एक कंपोनेंट जो हमने सोशल कंपोनेंट का बात फिर एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, वो है आपका बी कीपिंग। हमने देखा है कि जब से हमने बहुत सारे खाद यूज करना शुरू किया है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह वगैरह, वहाँ पे एक जगह पे आके हमारा प्रोडक्टिविटी का ठप हो गया है। तो इसका और एक रीजन है, जो हमारा जो मधुमक्खी जो है, बीज जो है, वो बेसिकली देयर इज ए मास स्लॉटर ऑफ बीज, बी कॉलोनीज ड्यू टू दिस इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो जहां जहां पे हमने ये देखा कि यहाँ पे पॉलिनेशन का जरूरत है, तो इसमें हमारा जो बेनिफिशियरीज है, जो इंटरेस्टेड है, उन लोगों के हमने बी कीपिंग जो यूनिट है वो भी दिलवाया। तो ये एक सोशल इशू है। बी कीपिंग केवल उनको मधु नहीं देंगे, हनी नहीं देंगे, एक ही साथ में वो पूरा एरिया का जो पॉलिनेशन है वो भी करेंगे। इसका बाद हमने जो उनको दिया है वो है कभी कभार जो है बेस्ड अपॉन द विलेज पोटेंशियल, जो उसका संभावना का ऊपर हमारा जो यूनिट और कंपोनेंट है उसको चेंज होता है। जैसे कि कहीं पे हमने ये सोचा कि यहाँ पे सोलर स्ट्रीट लाइट होना चाहिए, तो वहाँ पे सोलर स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था किया गया है। कहीं पे हमने सोचा कि नहीं, यहाँ पे जो फ्रूट प्लांट का सीडलिंग देना चाहिए, तो हमने वहाँ पे जो इम्प्रूव वैरायटी का फ्रूट प्लांट्स का सीडलिंग भी दिया है। ऐसे करके एग्रीकल्चर अलाइड फिशरी कंपोनेंट, देन एनिमल कंपोनेंट, देन रिन्यूएबल कंपोनेंट और कुछ सोशल कंपोनेंट, ये सबको देके हमने कंपोनेंट को सजाया है। ये प्रोजेक्ट कब से शुरू किया हुआ था और ये कितने विलेजेस में ये अभी तक सेटअप किया हुआ है? हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 2018 का जून जुलाई महीने में। हमको 3-4 ऐसा बायो विलेज में ओएनजीसी का फंडिंग मिला है उनका सीएसआर से, और अभी तक हम 11 प्रोजेक्ट बायो विलेज प्रोजेक्ट्स है अपना वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, देन धलाई डिस्ट्रिक्ट, गोमती डिस्ट्रिक्ट और सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कर रहे हैं, और इसमें से 5 का काम पूरा हो गया है, बाकी 6 का काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते समय आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है एंड करते थे? आपको पता होगा कि किसी भी प्रोजेक्ट में हम जब काम करता है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, उनको जो रीओरिएंटेशन ऑफ माइंडसेट, उनका जो मानसिकता है उनको परिवर्तन करना है। तो ये परिवर्तन करने के लिए हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी डायरेक्टरेट का हमारा जो साथी लोग है, इन्होंने बहुत अच्छा अपना रोल निभाया, और उन्होंने जाके उनको बार बार बात किया कि एक नया टेक्नोलॉजी जब आप एडॉप्ट करने जाएंगे तो इनके लिए काफी सारे एक्सटेंशन वर्क का जरूरत होता है। तो ये एक्सटेंशन वर्क किया। एक ही साथ में हमारा और एक चैलेंज था, जो दूसरा जो लाइन डिपार्टमेंट्स है उनको एक ही प्लेटफॉर्म में लाना। इसके बारे में मैं बार बार जिसका बात करूंगा वो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, ट्रेडा, फिर फिशरी, फिर EESL जैसा जो डिपार्टमेंट्स है, ये हमको काफी हद तक हेल्प किया है। हम लोग एक प्लेटफॉर्म में आके काम किया। तो चैलेंजेस तो वही था कि अपना जो फार्मर्स है, अपना जो विलेजर्स है, उनको मोटिवेट करना। और दूसरा एक चैलेंज था जो हमने पहले वाला सब प्रोजेक्ट में देखा है कि हमने ये महसूस किया कि किसी भी प्रोजेक्ट को अगर सफल करना है तो घर का जो महिलाएं हैं उनका योगदान का काफी जरूरत है। तो इसके लिए हम इसमें ऐसा कुछ कंपोनेंट रखे हैं जिसमें महिलाएं लोग भी योगदान कर सकता है और वो भी कुछ हद तक अपना इनकम को वृद्धि कर पाते हैं। तो इसलिए हमने मशरूम कल्टीवेशन का जो कंपोनेंट्स है, मशरूम का रखा है, हमने बायोमास कुक स्टोव रखा है, हमने डाकरी रखा है, हमने चिक्स रखा है। कुछ हद तक जो हमारा जनजाति महिला है वो लोग बहुत अच्छा जो पिगरी करता है, तो वो भी हमने रखे हैं। तो महिलाएं सुबह में अगर ठीक से पका पाते हैं, उसका पकाने का अगर गारंटी है, वो मशरूम कल्टीवेशन करके कुछ हद तक पैसा इनकम कर सकते हैं। सोलर वाटर पंप अगर हम एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी में हम लोग लगा दिया तो उसमें अगर बिजली का बचत हुआ तो बन गए महिला, उनका पास लीडरशिप आ गए। तो ऐसे करके एक प्रोजेक्ट में जब तक जेंडर का इक्वल कंट्रीब्यूशन और इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो ये बहुत चैलेंजिंग है। अंत तक देखा गया कि महिलाओं जो है, जो बहनों है, उन्होंने हमारा पुरुषों से काफी हद तक काम किया और इसलिए ये प्रोजेक्ट सक्सेस बना। थैंक यू सो मच सर। पूर्वोत्तर डायरी के लिए अगरतला से रीना नोंगमेथिम। त्रिपुरा से अब हम आपको मणिपुर लिए चलते हैं। Manipur society and culture has been a topic that arose the inquisitiveness in the minds of scholars and researchers all across the world.
मणिपुर सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं, मनमोहक दृश्यों और विरासत से उपहार के रूप में मिली सबसे बड़ी मीठे पानी की झील से घिरा हुआ है। भारत का मणिपुर राज्य बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी है। मणिपुर में ज़ेलियांगरोंग समुदाय का गान नगाई उत्सव इन दिनों मनाया जा रहा है। गान नगाई त्योहार मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो हर वर्ष फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। ये त्योहार वर्ष के अंत का प्रतीक तो है ही, क्योंकि किसानों ने अपने अनाज को गोदामों में भंडार कर लिया है। त्योहार के दौरान ज़ेलियांग समुदाय ईश्वर को अच्छी फसल की भेंट करता है और आने वाले वर्ष में बेहतर और समृद्ध जीवन के लिए प्रार्थना करके अपना आभार भी प्रकट करता है। नए वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए त्योहार के दिन सूखी लकड़ी को रगड़कर और बांस के टुकड़ों को 2 हिस्सों में बांटकर उन्हें हर घर में वितरित करने की भी एक परंपरा है। मणिपुर में ज़ेलियांग समुदाय में रोंगमेई, लियांगमेई और ज़ेमी जनजाति शामिल है। इस त्योहार को चक्कन गाई नगाई भी कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा लेकिन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है मणिपुर। The fun element among the people of Manipur can be reflected in the various festivals that they observe, which help to liven up the people of their daily works and help them relax with their music and dance. In the beginning of this year, 2 different festivals are being celebrated by different tribes of Manipur within a week, which is also a symbol of diversity. This year, the Gan Ngai festival in Manipur starts from Wednesday and it will last for the next 4 days. The first day of the festival is meant for the honoring of ancestors. This ritual is considered to be holy by the Kabui Naga tribe. The 5 days of festival are marked by feasts, cultural performance and celebration. I am Agui Kamai of None, Manipur State. Gan Ngai, also known as Chakan Gan Ngai, is the festival of the Rongmei Kawi people of Assam, Manipur and Nagaland state of India. It is the biggest festival out of many festivals observed throughout the indigenous calendar of Rongmei Kawi tribe. Ngai is the customary festival of extracting sacred fire, Mai Lab Mai. Gan Ngai festival is one of the major festivals of Manipur, which is celebrated every year after harvesting. Thank you. Another festival is Imoinu Iratpa, which is celebrated majorly by the Meitei community in Manipur. This year it was celebrated on Tuesday. This festival is dedicated to the goddess Imoinu Ohungbi. I am Maibam Binoy Singh from Imphal. The Imoinu festival is celebrated on the 12th day of Meitei lunar month of Wakching every year. This year it falls on Tuesday. We celebrated Imoinu Iratpa by offering seasonal fruits, vegetables and white fish to Ima Imoinu. JJ Thoksom, AIR News, Imphal. अब मणिपुर से आइए रुख करें मेघालय का। डाक टिकटों और डाक सामग्री का संग्रह और अध्ययन का शौक शाही शौक के रूप में देखा जाता है। ये एक ऐसा शौक है जिसने कई लोगों को बरसों से आकर्षित किया है। डाक टिकटों का संग्रह और उन्हें एकत्रित करने को हम अंग्रेजी में फिलेटेलिक कहते हैं। डाक टिकटों के रंगों और डिजाइन से आकर्षित होकर डॉक्टर विनय कुमार शर्मा को टिकट संग्रह करने का शौक बचपन से ही था। शिलांग में पले बढ़े डॉक्टर विनय कुमार याद करते हैं कि किस तरह वे दुकानों में जाते थे और लिफाफे मांगते थे और केवल स्टैम्प पाड़ करके अपने पास रख लेते थे। हालांकि उनका संग्रह वर्षों तक उनके डब्बों में ही रहा, लेकिन इसी तरह का जुनून रखने वाले एक दोस्त से जब उनकी मुलाकात हुई तो उनका उत्साह फिर से सामने आ गया। बीते वर्षों में डॉक्टर विनय कुमार ने डाक टिकट संग्रह करने के लिए कई प्रतियोगिताओं और प्रदर्शनियों में भाग लिया और अपनी पहचान भी बनाई तथा पुरस्कार भी जीते। उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र द फिस्कल एंड रेवेन्यू स्टैम्प ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया है। हाल ही में असम में आयोजित एक प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार जीता है। डॉक्टर विनय कुमार
सेमिनार और स्कूलों में टिकट संग्रह और डाक टिकट एकत्र करने के लाभ के बारे में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इस संबंध में उन्होंने कई व्याख्यान भी दिए हैं। वो इसे ज्ञान का विश्वकोश कहते हैं क्योंकि जो भी कोई मुहर देखता है, एकत्रित करता है, वो उसके लिए ज्ञान का संग्रह है और फिर दुनिया को देखने का उसका नजरिया भी बदलता जाता है। When I was a young boy, stamp collecting was a very common hobby and we were very much attracted to the colors of the stamps. Everybody used to receive letters someday or the other. Many business houses especially, they used to receive letters every day, almost every day. So what we used to do, we used to go to those shops and ask them for the envelope. If they did not give, we used to say, please let us tear this stamp part only. So that's how I used to collect stamps. If you want to showcase your stamps, you have to prepare exhibits and take part in exhibitions, which are held by the Department of Post off and on, not very regularly. Like the state level exhibition, it's held once in 2 to 4 years. I was very fortunate, everything was intact because I had preserved it very well. And that was the day when I restarted my philately. That was, I think, in the year, 2008. Till today, I am deep into it and I am getting deeper into it. I do not call myself an expert. But of course, if you want to exhibit something, you cannot exhibit everything. जागरूकता पैदा करने से भी हर कोई डाक टिकट संग्रहकर्ता नहीं बन सकता। हजारों में से कुछ लोग ही डाक टिकट संग्रह का काम कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि डाक टिकट संग्रह का अगर किसी का शौक है तो वो डॉक्टर विनय कुमार शर्मा से सहायता ले सकता है। अगर आप भी स्टैम्प संग्रह करके रखना चाहते हैं तो अपने इस शौक को अवश्य बताएं। But among thousands, some may pick up philately, and this philately is always available for anyone who wants any help with philately. This is Rustam Air News Shillong. मेघालय के बाद अब बात सिक्किम की। सिक्किम के नामची के संजय राय ने 25 दिसंबर 2022 को आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद के दौरान संसद भवन नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान और दर्शन पर भाषण दिया। उन्होंने केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। संजय राय ने अपना अनुभव इस तरह साझा किया। I have recently participated in the Youth Parliament inside the Parliament of India representing NYK Sikkim Namchi district, and I got selected through out of 25 participants who had participated along with NYKS, and only 8 speakers got to speak and I was one of them. Other speakers were from Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha, and likewise there were 8 speakers and I was one of them, and I was the only speaker from the Northeast. My topic was Atal Bihari Vajpayee and I talked about his contributions, the political philosophy that he followed. It has always been a dream for me to enter the parliament, to get a chance to speak in the parliament and to speak representing my state with participants from the entire country. It's something like a dream really come true, and it is an honor to represent my state. It is an honor to be in the parliament, and it is an honor to be among such great people. It was an opportunity to see the Honorable Prime Minister from close, so it was such a great experience. Sanjay Rai has represented Sikkim at various national level speech competitions, including the National Declamation Contest and National Youth Parliament in 2018. With Saikat Sarkar, this is Namo Dikshit for AR News Sikkim. आइए अब मिजोरम चलें। मिजोरम में सर्दी का मौसम है, ये उत्सव का मौसम है, सद्भावना का मौसम है और दूसरों के प्रति प्यार का विस्तार करने का मौसम है। नए साल के 1 सप्ताह तक यहाँ जश्न होता है। लोग नए वर्ष को परंपरागत पूजा, गरिमामय विरासत और गीत संगीत जैसी अनमोल गतिविधियों के साथ मनाते हैं। मिजोरम के लोगों ने नव वर्ष की खुशियों के लिए लंबे समय तक इंतजार किया है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में कोविड के कारण जनजीवन लगभग बंद था। पूरे प्रदेश में खुशियां छाई हुई हैं और साथ ही लोग परोपकार के कामों में भी लगे हैं। वास्तव में क्रिसमस और नए वर्ष के साथ सर्दियों का बड़ा आयोजन अकेले नहीं बल्कि सबके साथ होता है। ये सड़कों पर, अलग अलग बस्तियों में और अनाथालयों में सबके साथ मनाया जाता है।
मिजोरम राज्य में सर्दियों का सबसे प्रशंसनीय काम कहा जा सकता है चैरिटी। इसी क्रम में एक टैक्सी चालक संघ ने अपने दिन भर की कमाई गरीब परिवारों की सहायता के लिए दान कर दी। कई युवा संगठनों ने चंदा इकट्ठा करने के लिए रात में कैरल और संगीत सभाओं का आयोजन किया। कुछ गैर सरकारी संगठनों ने अस्पताल में मरीजों की दवा और भोजन के लिए भी इसी प्रकार से धन एकत्र किया। People of Mizoram have waited long for this time of winter cheers. The happiness has enveloped the whole state and also has the charity atmosphere. In fact, the big event of winter with Christmas and New Year celebrations do not start and end at churches alone. It was out there in the streets, in isolated hamlets, and at orphanages. Many youth organizations conducted carols at night to collect donations for the poor. Some NGOs raised funds to pay for the poor patients at hospitals. एक रॉक बैंड से मुलाकात में उन्होंने बताया कि सिविल हॉस्पिटल के गरीब सहायता कोष में दान के लिए एक चैरिटी कंसर्ट उन्होंने आयोजित किया ताकि जरूरतमंद परिवारों की मदद की जा सके। बैंड के रामदीन संघ ने बताया, We are all enthusiastic to be able to play what we love the most, to raise as much fund as we can help those in need. We started small from a Facebook group to a charity concert now, which is worth the effort. Stepping forward together as much music lovers, I only hope we can make this a kind of tradition that we can always look forward to. प्रोजेक्ट फ्लैशलाइट नाम का एक समूह है। ये समूह गरीब परिवारों के युवा स्कूली बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता कार्यक्रम के लिए जाना जाता है। इसने भी बच्चों के लिए स्वेटर ड्राइव का आयोजन शुरू किया है, यानी बच्चों के लिए सर्दियों से बचने के लिए स्वेटर एकत्र किए जाते हैं। The chief of the group, Ms. Malal Mangai, said, Project Flashlight 21 has an ongoing activity that is distributing sweaters and warm clothes to the people in need. And our beneficiaries mainly point on the people, living with HIV and also the vulnerable communities whose parents are substance abuse. We are already helping more than 100 children this winter. Distributing sweater, and a lot of people are now giving us queries on how they can donate. So we will still be distributing it throughout the winter. For Northeast Diary, this is Irene from Aizawl. और अब चलते हैं मिजोरम से नागालैंड की ओर। नागालैंड जोश से अपनी संस्कृति की रक्षा करने वाले लोगों का राज्य कहा जाता है। यहाँ करीब 17 अलग अलग प्रमुख जनजातियां हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अद्वितीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। आज हम नागालैंड के अंगामी नागा जाति के बारे में चर्चा करेंगे। अंगामी जनजाति 16 प्रमुख नागा जनजातियों में से एक है, जिसकी अपनी सांस्कृतिक पहचान है, पहनावा है, भाषा और बोलियां हैं। अंगामी नागा कोहिमा जिले में रहते हैं। ये राज्य के प्रमुख जातीय समुदायों में से एक है। अंगामी जनजाति क्षेत्र को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है: दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी और चक्रो। अंगामी अपने लकड़ी के शिल्प और कलाकृति के साथ साथ टोकरी बनाने की विशेषज्ञता के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। अंगामी महिलाएं मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करती हैं। अंगामी जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। पहाड़ी इलाकों में चावल और अनाज इस खेती में प्रमुखता से शामिल है। अंगामी लोग अपनी पर्यावरणीय चेतना के लिए जाने जाते हैं। सीढ़ीदार खेतों में गीले चावल की खेती करते हैं और जल स्रोतों का बखूबी उपयोग भी करते हैं। संगीत के ये लोग बहुत शौकीन हैं और ढोल और बांसुरी की मदद से मधुर संगीत बजाते हैं। ये संगीत और कला एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी से फिर और आगे तक पहुंचती रहती है।
इस जनजाति के लोगों के बीच आपसी विश्वास अटूट है। अंगामी पुरुष और महिलाओं का पहनावा एक दूसरे से काफी भिन्न है। पुरुष सफेद मुहुश और शॉल पहनते हैं। अंगामी महिलाएं मेखला पहनती हैं। अद्वितीय डिजाइन और पैटर्न के स्कर्ट और शॉल को चारों तरफ से लपेट के रखती हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ही मन के छोटे मुखौटे वाले पेंडेंट, चूड़ियां, कंगन जैसे सुंदर आभूषण पहनना बहुत पसंद करते हैं। अंगामी टेनिडी भाषा बोलते हैं और ये यहाँ की आम बोलचाल की भाषा है। The Angamis celebrate their main festival, which is called Sekrini. The festival falls in the month of February and marks the beginning of the lunar year. This is Asanu from AIR News, Kohima. मिजोरम से अब हम रुख करते हैं असम का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में गैंडा संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए राज्य के लोगों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने असम के लोगों को ये बधाई पिछले वर्ष गैंडों के अवैध शिकार की एक भी घटना न होने पर दी है। उन्होंने असम के लोगों की सराहना की, जिन्होंने गैंडों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया और अपने प्रयासों में सक्रिय रहे। आइए सुनते हैं असम का ये गीत। कोई बेली बिहुती रमके जमके नाहर फूल फूली बत नाहर फूलर गोंधे पाय लाहरीर तटे नाय गोरकी भाঙি যায় যত এই বেলি বিহুতি তাল ঘুমা ঘুম তাল ঘুমা এই রমকে জমকে তাল ঘুমা ঘুম তাল ঘুমা নাহর ফুল ফুলিব বতৰ হে তাল ঘুমা ঘুম তাল ঘুমা ধৰি কণা চিকাহিকা বলৰামৰ বাসনা তাল ঘুমা ঘুম তাল ঘুমা ঘুম তাল ए नाह फूल गुंध पाय ताल घुमा घुम ताल घुमा ए लाहौरी तोते नाय ताल घुमा घुम ताल घुमा ए लाहौरी तोते नाय ताल घुमा घुम ताल घुमा गोरो की भांगे जाय जत हे ताल घुमा घुम ताल घुमा डरे कना सिकाहिता बलरामर बासना ताल घुमा घुम ताल घुमा घुम ताल मना जानो टिकते ने हो ओ तनाय मना जानमु गरे मोहुर साधु कैसे ने हर मकु तनाय मना जानता तू कैसे ने हर मकु ओ तनाय मना जानता तू कैसे ने हो ओ तनाय मना जानबो भागर विभूति ने पति केने कोई ठाकुर तनाय मना जाने पति केने कोई में पति केने कोई ठाकुर तनाय मना जानो टिकर तेने हो ओ तनाय मना जानमु गरे मोहुर साधु कैसे ने हर मकु तनाय मना जानता तू कैसे ने हर मकु ओ तनाय मना जानता तू कैसे ने हो और अब असम से अरुणाचल प्रदेश की ओर। अरुणाचल प्रदेश की नवीनतम गतिविधियों की बात करें तो इसी सप्ताह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने सीमा सड़क संगठन द्वारा पूरी की गई 27 आधारभूत परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। 724 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इन परियोजनाओं से लद्दाख से अरुणाचल तक मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर का क्षेत्र देश के समग्र विकास के साथ साथ पूर्वी एशिया के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करेगा। और इसके साथ ही पूर्वोत्तर डायरी का आज का अंक यहीं संपन्न करते हैं। अगले सप्ताह रविवार को फिर आपसे मुलाकात होगी। अब अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।